दोस्तों, लद्दाख में बीजेपी ऑफिस जल चुका है। राजा गुस्से में है और आंदोलन का मुखिया गोदी मीडिया ने गद्दार घोषित कर दिया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात रियल लाइफ रेंचो यानी सोनम वांगचुक की हो रही है, जिन पर थ्री इडियट्स फिल्म आधारित है। आइए जानते हैं कि कुछ साल पहले तक मोदी सरकार की आंखों का तारा रहे सोनम वांगचुक आखिर हैं कौन और सरकार को अचानक चुभने क्यों लगे। दोस्तों, सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लेह के एक दुर्गम गांव में हुआ था। सोनम वांगचुक बचपन से ही मनमौजी और थोड़ा हटकर सोचने वाले रहे हैं। 400 से ज्यादा पेटेंट के मालिक सोनम वांगचुक ने हकीकत में 9 साल की उम्र तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी। मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया, फिर पिता सोनम वांग्याल ने उन्हें श्रीनगर के एक स्कूल में भेज दिया। सच कहें तो दोस्तों, सोनम को यह स्कूल कतई नहीं भाया। स्कूल आते ही उन्हें अंग्रेजी की किताबें थमा दी गई। सोनम को कुछ समझ नहीं आता था। टीचर सोनम से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पीछे की सीट पर बिठा देते थे या क्लास से बाहर निकाल देते थे। सोनम को यह सहन नहीं हुआ और सिर्फ 12 साल की उम्र में वो दिल्ली भाग आए और यहाँ लद्दाखी छात्रों के लिए बने एक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन पाने की कोशिशें करने लगे। लेकिन यहाँ भी मुसीबतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। छात्रों की भीड़ बहुत थी और कई दिनों तक वो दाखिले का इंतजार करते रहे। लेकिन सोनम ने हार नहीं मानी, बल्कि सीधे प्रिंसिपल के रूम में जा घुसे। प्रिंसिपल छोटी उम्र के इस लड़के की दिलेरी देखकर हैरान रह गए और उन्हें दाखिला दे दिया। रियल लाइफ के इस रेंचो को मशीनों से प्यार था तो एनआईटी की परीक्षा पास कर ली और इंटरव्यू देने श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वर्तमान में एनआईटी, गए। उस वक्त उनके पिता जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री थे, लेकिन सोनम के अंदर खुददारी इतनी थी कि जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उनके पिता क्या करते हैं तो उन्होंने कहा कि वो तो किसान हैं। पिता चाहते थे कि वो सिविल इंजीनियर बने, लेकिन सोनम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग चुनी। गुस्साए पिता ने खर्च देने से इनकार कर दिया, लेकिन सोनम झुके नहीं और ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने पढ़ाई का खर्च निकाला। बस यहीं से सोनम की जिंदगी में एक टर्न आ गया और उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर फोकस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, कॉलेज से निकलते ही सोनम ने 1988 में लद्दाखी बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने के लिए सेकमोल नाम की एक संस्था की शुरुआत कर दी। सोनम ने शुरुआत में कई सालों तक बीमार सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव लाने के प्रयास किए। उनकी संस्था के कैंपस में ऐसे अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो स्कूल में फेल हो गए थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे हाई स्कूल में जहां लद्दाखी बच्चों के पास होने का प्रतिशत सिर्फ 5% था, वो बढ़कर 75% हो गया। सोनम यही नहीं रुके, उन्होंने हायर एजुकेशन पर भी काम करना शुरू कर दिया और तकरीबन 7 साल पहले हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख नाम से एक संगठन बनाया। इस दौरान सोनम अपने अलबेले लेकिन आम जिंदगी से जुड़े प्रयोगों को लगातार करते रहे। आप कह सकते हैं कि दोस्तों, थ्री इडियट्स का ये रेंचो असली जिंदगी में कभी खामोश नहीं बैठा और उसने भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन से लगी सीमा पर सेना के लिए खास तरह के टेंट का आविष्कार कर दिया था, जिसमें सौर ऊर्जा की व्यवस्था थी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में उनकी ख्याति फैलने लगी और साल 2018 में सोनम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। तभी 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी। सोनम वांगचुक ने तब इसका स्वागत किया था। दरअसल लद्दाख तब तक जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, बाद में यूनियन टेरिटरी बन गया। सोनम वांगचुक चीन के कट्टर विरोधी हैं और 2020 में गलवान घाटी के विवाद के बाद उन्होंने चीनी सामान के बहिष्कार के लिए एक आंदोलन भी चलाया। इस बीच केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग उनके कामों की तारीफ करते रहे। सोनम लद्दाख के उपराज्यपालों से अक्सर अपनी योजनाओं के सिलसिले में मिलते भी रहते थे। लद्दाख के उपराज्यपाल के यहाँ से किए गए ट्वीट्स इस बात के गवाह हैं, आप उन्हें यहाँ देख सकते हैं। समय बदला और सोनम वांगचुक और सरकार के बीच तल्खी आने लगी। दरअसल सोनम वांगचुक मीडिया से अलग अलग मौकों पर कह चुके थे कि सरकार ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने का जो वादा किया था उसे निभाया नहीं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। हम हैं परिंदे, फ्री बर्ड्स ऑफ द फ्री स्काईज। हम आपके पिंजरों में बंद नहीं रह पाएंगे। हमारे जो कड़वे फल जो हम इधर उधर से बटोर के खाते हैं वो बेहतर है आपके सोने की कटोरी में दिए गए कॉमर्स और बिजनेस और इंडस्ट्री से। लद्दाख के लोग पैसे के पीछे नहीं है, वो साफ हवा, साफ पानी, साफ पहाड़ मांगते हैं। हम आपके पास सीमाहीन शक्ति है। आप चाहें तो हमें बंद कर सकते हैं, नजर बंद कर सकते हैं, हाउस अरेस्ट कर सकते हैं। होगी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाए या तंती सांसों की डोरी। या तो हम एक होकर भारत की इन संस्कृतियों को बचा पाएंगे या तंती सांसों की डोरी, या हम अपना जान
उस रास्ते पर कुर्बान करेंगे। सरकार ने जब नहीं सुनी तो उन्होंने गांधीवादी रास्ता अपनाया और अनशन करने शुरू कर दिए। फरवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 5 दिन की भूख हड़ताल कर दी। हजारों लद्दाखी इस भूख हड़ताल में शामिल हुए। सरकार फिर भी मौन रही। तो 18 जून 2023 को सोनम वांगचुक ने फिर लेह के एक स्टेडियम में 9 दिन का अनशन किया। वांगचुक का सरकार के खिलाफ पहला लंबा अनशन 6 मार्च 2024 को शुरू हुआ। इस दौरान वे 21 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। सरकार के रवैये से नाराज सोनम 1 सितंबर 2024 को फिर अनशन पर बैठ गए। सुनवाई होती न देख सोनम वांगचुक ने सितंबर को लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू कर दिया। इस मार्च का मकसद केंद्र सरकार को लद्दाख के लिए किए गए वादों की याद दिलाना था। इसे दिल्ली चलो का नाम दिया गया। सोनम के बार बार के अनशनों से नाराज केंद्र सरकार ने उन पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी और उनकी संस्थाओं की जांच होने लगी। उनकी 2 संस्थाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। सुनवाई की बजाय कार्रवाई होते देख सोनम ने 10 सितंबर 2025 से 35 दिनों के अनशन की शुरुआत की, जिस दौरान हिंसा भड़क उठी। इस अनशन को सिर्फ 15 दिनों में ही खत्म करना पड़ा। दोस्तों, आज हमारे अनशन के 15वें दिन ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आज लेह शहर में कुछ बड़े पैमाने पर हिंसा और तोड़-फोड़ होने लगी। कई कार्यालयों को तोड़ा गया, आग लगा दी गई और गाड़ियों को पुलिस के आग लगा दी गई। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कल यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे, उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा बहुत गंभीर स्थिति में। इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हज़ारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोज़गार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना कामकाज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। इस दौरान जेन जेड भड़क गई और व्यापक हिंसा में कई मौतें हुई। गुस्साई भीड़ ने बीजेपी के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। सरकार ने इसके लिए सोनम को जिम्मेदार ठहराया और 26 सितंबर को उन्हें एनएसए कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कहानी सबको पता ही है। बस मेरा एक सवाल है सरकार से कि अपना पूरा जीवन समाज सेवा, शिक्षा अभियान में लगा देने वाला एक शख्स अचानक देशद्रोही क्यों कहा जाने लगा? लांछन लगाने से पहले सबको सोचना चाहिए था। अगर कोई सरकार से सहमत नहीं है तो वो देशद्रोही कहा जाएगा। ये कहां किस संविधान में लिखा गया है? सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं अफसर अहमद।